श्रोताओं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है 91.2 NIVH हेलो दून में और मैं हूं दीपांकर। श्रोताओं, भारतवर्ष एक लोकतंत्र राष्ट्र है जिसकी आज आबादी लगभग 1 अरब 29 करोड़ है और शायद इसीलिए भारतवर्ष को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में ज्यादा युवा धन है। आज भारतवर्ष की जनसंख्या का 22% से भी ज्यादा भाग हमारी युवा है और किसी भी देश की जनसंख्या की ताकत होती है उसका युवा वर्ग, जिसके कंधों पर आने वाले समय में समाज का उत्तरदायित्व होता है। और आज एक लंबे समय तक एक भयावह विश्वव्यापी पैंडेमिक से गुजरने के बाद हम हमारी युवा पीढ़ी के कोविड के संदर्भ में उनकी शंकाओं को, उनकी उम्मीदों को और उनकी आकांक्षाओं को समझने की कोशिश करते हुए प्रोग्रामिंग के एक नए विशेष सिलसिले के बारे में बात करेंगे। श्रोताओं, आज हम यंग वॉरियर मुहिम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारत के युवाओं की एक संयुक्त पहल है जिसमें युवा, यूनिसेफ, शिक्षा मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि भी शामिल हैं। ये मुहिम आसान कार्यों की एक श्रृंखला में 10 से 30 वर्ष के बीच के 5 मिलियन यानी 50 लाख युवाओं को शामिल करने का प्रयास कर रही है, जिसमें सत्यापित स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना, वैक्सीन पंजीकरण, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और मिथक पर्दाफाश आदि कार्यों के द्वारा युवा स्वयं को और अपने परिवार और समुदाय को इस महामारी से लड़ने के लिए सशक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रत्येक युवा 10 और युवाओं को इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे हम मिलकर 5 करोड़ परिवारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। भारत कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी भारत के 300 मिलियन से अधिक युवा एक आशावादी कल का निर्माण करने के योग्य है। युवा बदलाव लाना चाहते हैं और प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वे सही समर्थन के साथ नेतृत्व करने में सक्षम है और युवा कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। मुहिम के एक हिस्से के रूप में युवा के साथ साझेदारी में सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन यानी CRA हमारे समुदाय के युवाओं को सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों, चयनात्मक संकीर्णता, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों पर युवाओं के लिए क्षमता निर्माण सत्र, टीकाकरण प्रचार आदि के माध्यम से सशक्त करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम 6 हफ्तों में 6 एपिसोड्स और 3 नैरोकास्ट सत्र आयोजित कर रहे हैं। 91.2 NIVH हेलो दून सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीपांकर की ओर से नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। श्रोताओं, युवा और यूनिसेफ द्वारा चलाए गए मुहिम के तहत आज हमारे साथ हैं रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर डॉक्टर राशि भटनागर। डॉक्टर भटनागर साइकोलॉजी में PhD होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। डॉक्टर भटनागर कई सालों से दिव्यांगता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और खासकर बच्चों और किशोरों के साथ काम करने का उन्हें लगभग 20 वर्षों से भी ज्यादा समय का अनुभव है। डॉक्टर भटनागर ने कई लेख और शोध पत्र तैयार किए हैं जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स और मैगजीन्स में प्रकाशित हुए हैं। साथ ही उन्होंने शोधार्थियों को कई रिसर्च पेपर्स और डिसर्टेशंस को तैयार करने में मदद की है। यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे यंग वॉरियर्स को तैयार करने के इस मुहिम की तरह डॉक्टर भटनागर ने भी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान युवाओं के साथ बहुत सारा काम किया है। तो चलिए श्रोताओं, स्वागत करते हैं आज के हमारे अतिथि का और शुरू करते हैं आज की मुलाकात। डॉक्टर भटनागर, आपका 91.2 NIVH हेलो दून में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद दीपांकर आपका, जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, जिससे मैं अपने विचार इस विषय पर आपके साथ साझा कर पाऊँ। और सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत सारा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से मैम। तो चलिए आज की मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल लेते हैं। कोविड-19 ने हम सब के लिए बहुत सारी चुनौतियां पेश की हैं और जिससे हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी सोच में, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में काफी सारा बदलाव आया है, काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो आज हमारी जो यूथ है, युवा वर्ग है, उसके सोच को कोविड ने किस तरह से प्रभावित किया है, या हम यूं कहें कि कोविड से पहले और आज के युवा में आप किस तरह का अंतर, किस तरह का फर्क देखती हैं, खासकर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में? हाँ, जो युवा वर्ग है हमारे समाज में वो हमेशा ही बहुत ही उत्साहित वर्ग रहा है और इनकी मल्टीपल एक्टिविटीज रही हैं। ये बहुत सारी एक्टिविटीज में एक साथ एंगेज रहते हैं और अचानक से कोविड-19 के आने के बाद बहुत सारे बंधन भी महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ रुक सी गई थी।
और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने महसूस किए। तो शुरू में ये चीज एक बहुत ही समस्या की तरह उनके सामने खड़ी थी, और चाहे वो स्वयं बीमार हुए या उनके परिवार में कोई बीमार हुए, चाहे रोजगार के जाने से या और किसी कारण से ये सारी रुकावटें आई। आज का जो युवा वर्ग है वो ज्यादा जागरूक है करियर ऑप्शंस को लेके, और इस वजह से वो ज्यादा फोकस्ड भी है। वो अपने समय को मैक्सिमम यूज करना चाहता है। तो शुरू में जो समस्याएं हमने देखी, उसके बाद धीरे धीरे ये रिजॉल्व भी हुई, क्योंकि एंथुजियाज्म ज्यादा था और पहले जैसे एंजाइटीज बहुत बढ़ी, उनमें डिप्रेशन बढ़े, लेकिन धीरे धीरे ये ओवरकम किया। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है युवा आज का, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करके अपने रोजगार के ऑप्शंस भी तराशे, और साथ में चीजों को डील करने के लिए, समस्याओं को डील करने के लिए भी बहुत सारे रास्तों को अपनाया है। जरूरत पड़ी कहीं कहीं काफी जगह पर मार्गदर्शन की, जो लोग हैं इस क्षेत्र में काफी जागरूक हैं, या जो एक कहते हैं ना कि जो एक समझ की भी जरूरत होती है, जो कि युवा में जोश ज्यादा होता है, तो वो चीज को लेते हुए काफी चीजों में हमने फर्क देखा है। तो ये जो प्रभाव है ये पॉजिटिव भी रहा और नेगेटिव भी रहा। शुरुआत में ज्यादा नेगेटिव रहा, मानसिक समस्याएं ज्यादा देखी गई, और एक बंधन था जिस वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं आगे कैसे बढ़ना है। जी, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि युवा में जो रिएक्शन है कोविड को लेकर, शुरुआती दौर में रेस्ट्रिक्शंस काफी थे, लेकिन ओवरऑल उनका रिएक्शन काफी पॉजिटिव रहा है। काफी हद तक ये देखा जा रहा है, और आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स उन्होंने अपने लिए ही नए तराश लिए हैं। और जैसे हम बात करते हैं दिव्यांगजन की, खासतौर से जब हम दृष्टि समस्या से जूझ रहे व्यक्तियों की बात करते हैं, तो उनके लिए चुनौतियां ज्यादा रही। आमतौर पे भी देखा जाता है कि जो आम जनता है उससे दिव्यांगजन की चुनौतियां हमेशा ही ज्यादा रही हैं। उनकी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, उनके चलने फिरने में रिस्ट्रिक्शन, उनकी सोच में रिस्ट्रिक्शन, कई बार जब कॉग्निटिव डिलेज होते हैं, तो इन सब के चलते उनके लिए समस्याएं ज्यादा थी, और जागरूकता को लेकर भी ये समस्याएं हमने ज्यादा देखी, क्योंकि ये जो बीमारी है कोविड-19, ये कोई बहुत पहले की चीज नहीं है, तो रिसर्चेस भी उतनी नहीं हुई, तो एक आम पॉपुलेशन के लिए भी लिटरेचर या रिसर्चेस मौजूद नहीं थी। तो ऐसे में दिव्यांगजनों के लिए कुछ चीज अवेलेबल कराना एक और बड़ी समस्या सामने आई। तो उनके लिए जो ये प्रभाव था ये थोड़ा ज्यादा था। जैसे हम कहते हैं प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन में हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। अब जो देख नहीं पा रहा है वो चाहता है डिस्टेंस रखना, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके नजदीक आकर अगर कोई खड़ा हो गया है और कोई उसके आसपास खांस के या छींक कर जाता है, तो उसको नहीं पता मुझे अपना बचाव अचानक कैसे करना है, मैं किधर को जाऊं। हाँ, इसी तरह से जिनकी समझ थोड़ी कम है, जो मानसिक तौर पर उतना विकसित नहीं हुए हैं, उनके लिए भी इन चीजों को समझ पाना थोड़ा चैलेंज की तरह आया था। जी मैम, आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स हाईलाइट किए यहाँ पे कि मतलब कोविड पैंडेमिक जब शुरू हुआ था, तो चाहे प्रिकॉशनरी मेजर्स हो या पर्सनल हाइजीन की बात हो, हाथ धोने को लेकर हो, साफ सफाई रखने को लेकर हो, सैनिटाइजर किस तरह से इस्तेमाल करना है, इन सब को लेकर ये ओवरऑल सोसाइटी में, पूरे समाज में ही एक चैलेंज था हम सभी के लिए। और आप स्पेशल नीड वाले लोगों के साथ काम करती हैं समाज में, तो उन्होंने, जैसे कि आपने कुछ हाईलाइट्स किए पॉइंट, उनको भी ये चैलेंजेस आए हैं। हाँ, तो उन्होंने किस तरह से इनका सामना किया? चैलेंजेस तो काफी रहे जो मेरी नॉलेज में हैं, जो मैंने भी एक्सपीरियंस करे हैं इन लोगों के साथ काम करते हुए। जैसे हम जो हम अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कभी क्या होता है जब शुरू में ये सब प्रिकॉशंस हमने शुरू किए थे, तो हम लोग भी भूलते थे कि हमें मास्क पहनना है या हाथ धो लेना है या दूरी पे खड़ा होना है। वो सब देख कर भी कई बार फॉलो हो जाता था कि सामने वाले ने मास्क पहना है तो हमें याद आ जाता था कि हमें भी पहनना है। हाँ, लेकिन जो जिनको दृष्टि दिव्यांगता है उनके साथ ये समस्या है कि अगर उन्हें याद नहीं रहा तो उनके लिए कोई रिमाइंडर नहीं है, तो ये चीजें थोड़ा सा प्रभावित ज्यादा करती रही हैं उन्हें। इसी तरह से अगर हम इस तरह की कुछ दिव्यांगताओं की बात करें, जैसे ऑटिज्म, जिसमें टैक्टाइल सेंसरी इश्यूज, काफी तरह के सेंसरी इश्यूज होते हैं, जिसमें कि टैक्टाइल सेंसरी इश्यूज बोलेंगे तो मतलब जैसे टच कर, स्पर्श, हाँ, स्पर्श या तो बहुत ज्यादा चाहिए या बहुत कम चाहिए, तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है या हाइपो सेंसिटिविटी हो सकती है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम मास्क कैसे पहने, क्योंकि उनको टच से प्रॉब्म है। और जबकि कोविड में यही मूल बात थी कि टच से ही इन्फेक्शन होता है, संक्रमण फैलता है। तो वैसे तो वो टच ना करना अच्छी चीज है, लेकिन जैसे मास्क है या कपड़े का टच जिनको परेशान करता है, उनके लिए ये चीज फॉलो करना एक बड़ी समस्या रही। और जैसे सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, वो जो तेज स्मेल है वो उनको परेशान कर रही है। तो इससे उनके जो व्यवहार में चेंजेस आए हैं, जो चिड़चिड़ापन बढ़ा या जो हम व्यवहारात्मक समस्याएं कहते हैं, वो चीजें ज्यादा देखने को मिली। ओके, तो डॉक्टर भटनागर, हम कई बार देखते हैं कि अगर समाज में कोई भी एक नई बीमारी आती है,
उससे कई सारे मिथ्स, भ्रांतियां, गलत धारणाएं जुड़ी हुई होती हैं। और कोविड के केस में भी ऐसा ही देखा गया। बहुत डर था शुरू में, जब कोविड शुरू हुआ लोग एक दूसरे से मिलने के लिए डरते थे, बातचीत करने के लिए भी डरते थे, और ये चीज फैमिली के अंदर भी हुई। तो एक नॉर्मल साइटेड इंसान के लिए तो चैलेंजेस रही हमेशा समाज में, लेकिन अगर कोई दिव्यांगजन है और ऊपर से वो अगर यूथ है, तो इन चैलेंजेस का उस समय जब कोविड बिल्कुल पीक पर था, उन्होंने किस तरह से डील किया या उन्होंने किस तरह से लिया इन चैलेंजेस को? क्या इससे उनके बिहेवियर में कोई चेंज आया? क्या उनकी आउटलुक जो है समाज में वो अफेक्टेड हुई इन भ्रांतियों की वजह से, या वो उन्होंने पॉजिटिवली इस चीज को लेकर आगे कुछ पॉजिटिव कदम लेने की कोशिश की, जैसे कि मिथ्स को दूर भगाना, खुद पढ़कर या खुद जानकर अपने परिवार में गलत चीजों को हटाना और फिर बताना कि ऐसा नहीं है, आखिर में सच कुछ और ही है? कुछ मिली जुली सी चीजें देखने को मिली हैं इस बीच। इसका जो मैं इसको एट्रीब्यूट करूंगी, कुछ तो हमारा जो बैकग्राउंड्स हैं, कहाँ से वो यूथ आ रहा है, तो समाज में मुख्यतः क्या चीज ज्यादा चल रही है उसकी तरफ झुकाव तो देखा गया। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं, और जैसे मैंने भी एक छोटा सा सर्वे किया था अपने लेवल पे, काफी सारे लोगों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को मैंने अप्लाई करके और उसके बाद उसके जो उत्तर पाए हैं, उसमें मैंने ज्यादातर पॉजिटिव चीजें देखी हैं इस तरफ। अच्छा। तो जो युवा वर्ग है, अगर हम खास तौर से युवा वर्ग की बात करें, तो वो एनर्जेटिक है, अवेयर है, और अवेयरनेस के लिए वो बहुत क्यूरियस रहता है और एक्टिव रहता है उस जागरूकता के लिए, उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए। लॉजिक पर ज्यादा गौर करता है, लॉजिक का इस्तेमाल करता है, क्वेश्चंस करता है जहाँ डाउट्स हैं। आज जो है युवा वो काफी कॉन्फिडेंट है, वो ऐसा नहीं है कि अपने मन में प्रश्न रख लें, सही प्लेटफॉर्म ढूंढ के, और वो उस पर प्रश्न भी करते हैं। तो ये सब बातें उसे बेहतर इक्विप करती हैं कि वो समाज में सही धारणा का प्रचार और प्रसार करे। और यही चीज मैंने भी देखी कि इस चीज के लिए उनके अंदर जोश काफी है कि हम सही चीज की तरफ जाएं। कुछ लोग अपने ही परिवार के विचारों के अगेंस्ट भी जाते दिखे, तो जैसे दूर दूर ट्रैवल करके ज्यादा लोग तक पहुंचना, ये चीजें करना, जैसे कोई एनजीओ है काम कर रहा है, उनके साथ जुड़ने की इच्छा, अच्छा। ये मैंने काफी प्रबल देखी कि हमें भी अपने साथ लेके चलिए और हम भी इसमें आगे काम करेंगे। तो ये उनकी सोच दर्शाता है, और ये बहुत अच्छी चीज थी समाज के लिए कि पॉजिटिव दिशा में काम करने के लिए काफी लोग आगे आ रहे थे, और खास तौर से युवा वर्ग में। और इसमें बस एक चीज है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जोश के साथ होश की भी जरूरत होती है, तो एक सही मार्गदर्शन की कभी कभी मुझे लगा है कि कमी रही है इस तरफ, क्योंकि चीजें एक तो बहुत नई थी, तो उसमें जो हमारे बाकी वर्ग हैं उनके लिए भी ये समझ पाने में थोड़ा वक्त था कि कैसे आगे बढ़ा जाए और क्या क्या किया जाए। हालांकि WHO या यूनिसेफ, इन सब की तरफ से गाइडलाइंस बहुत आती रही हैं, लेकिन एक होता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो युवा के अंदर वो जोश था, और साथ में अगर उनको सही मार्गदर्शन मिलता गया है तो उन्होंने आगे इसमें काम भी किया है, और गलत धारणाओं के अगेंस्ट काम करने के काफी मैंने देखा है कि उनकी कोशिश रही है। कितना हम सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये रिसर्चर्स बताएंगे, ये आंकड़े बताएंगे आगे, अगर इस पे खोज की जाए तो। जी, ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है कि मतलब कोविड जब से शुरू हुआ है, आप ओवरऑल जो यंग जनरेशन है उसकी बारे में अगर आप बात करें, तो आप कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिवली ये लोग इतने डर का माहौल होने के बावजूद भी वो बाहर निकल कर आए, और उन्होंने चाहे एनजीओस के थ्रू हो या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के सहारे हो, हमेशा एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बाहर प्रोपोगेट करने की कोशिश की है उन्होंने। डॉक्टर भटनागर, एज ए रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, कोविड से पहले जिन लोगों के साथ आपका एसोसिएशन होता था, जिनको आप प्रोफेशनली ट्रीट करते थी, और कोविड के बाद आपके कोविड की जो चैलेंजेस है, जैसे मैंने कहा कि फेस टू फेस मिलना बंद हो गया था, आमने सामने मिलना, बात करना, ऑफलाइन काम जितना भी होता था सब कुछ बंद हो गया था, एवरीथिंग शिफ्टेड टू द ऑनलाइन मोड, है ना? तो उससे आपको प्रोफेशनली इन लोगों को हेल्प मुहैया कराने में किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए एज ए प्रोफेशनल? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि मैं चाह रही थी इस पर हमारी कुछ बात हो पाए। ये जो मोड है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, इसमें डेफिनेटली काफी फर्क मैंने देखा। बस एक खुशी की बात यह है कि एटलीस्ट कुछ नहीं से बेहतर था कि ऑनलाइन चीजें अवेलेबल थी, और धीरे धीरे हम उसके यूज्ड टू भी हो गए। लेकिन जब ये शुरुआत हुई थी और लोग ऑनलाइन काउंसलिंग्स चाहते थे, मदद चाहते थे, तो उसमें मेरे लिए एक चैलेंज आया कि मुझे लगा कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि जब हम फेस टू फेस बैठते हैं किसी की मदद करने के लिए, तो हम उसके सिर्फ शब्दों को नहीं देखते हैं, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, जो वो नहीं कह रहा है, उसकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी व्यक्ति इतना एंग्शियस होता है या डिप्रेशन में होता है जब वो सिर्फ रोना चाहता है, और उस चीज को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से हम मदद करते हैं। ऑनलाइन में ये चीजों की कमी मुझे महसूस हुई।
और सामने वाले की भी एक मजबूरी होती थी कि उसे बोलकर ही अपनी बात मुझे समझानी है। तो फर्स्ट इंटरैक्शन जो उनके साथ मेरा ऑनलाइन होता था वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता था, और मैं इस चीज को उनके सामने एक्सेप्ट करती थी कि ऑफलाइन ये चीज मैं आपकी और मदद कर सकती थी, लेकिन इस तरह से थोड़े चैलेंजेस बढ़ गए हैं। तो ये चीज तो मैंने देखी। दूसरा, हम लोग एक्टिविटीज काफी कराते हैं जब हम मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, तो हमारा वो दायरा भी लिमिटेड हो गया था ऑनलाइन चीजों में, क्योंकि हर तरह की एक्टिविटी उसमें मैं नहीं करा पा रही थी उनकी मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए। तो ये सब चैलेंजेस मैंने अपने पर्सनल लेवल पे फेस किए। तो ये बिल्कुल इस वजह से हुआ क्योंकि जैसे आपने कहा कि ऑफलाइन से सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो इन चैलेंजेस को किस तरह से आपको लगता है कि अगर कभी फ्यूचर में, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कभी दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो समाज में कि इन सर्विसेज अफेक्ट किया जाए या इन सर्विसेज में रुकावट आए, तो किस तरह से डील किया जा सकता है ताकि ये जो आपका जो ट्रीटमेंट या जो आपकी इंटरवेंशंस जो होती हैं बिल्कुल स्मूथली विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स हैसल फ्री चलें, ये सारी चीजें, क्या टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने की जरूरत है? हाँ, ये चीज पे मैंने इस दौरान काफी काम भी किया और विचार भी किया कि इसको मैं कैसे नॉर्मल मोड की तरह लाने की कोशिश करूं। हालांकि कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं, लेकिन मैं एक इसमें भी पॉजिटिव देखने की ये कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट वो हम तक पहुंच पा रहे हैं जिनको जरूरत है। वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि अब हम अकेले हैं या हमारी मदद कौन करेगा। तो इसका एक बेनिफिट ये देखा कि मेरे पास बहुत दूर से, विदेशों से भी जो लोग जुड़े, उनको भी वो चीज टाइमली मिल पाई जो शायद उनको लग रहा था कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि अगर बाहर निकलने की ही समस्या है तो वो नजदीक में भी नहीं निकल सकते। तो ये चीज एक तो रही। दूसरा, ऑनलाइन मोड्स में मैंने काफी चीजें डेवलप करी हैं, जैसे गूगल फॉर्म्स के थ्रू या ऑनलाइन टेस्ट को चेंज करके उस मोड में लाना कि दूर से ही हम बच्चे की टेस्टिंग कर पाएं। इस तरह की चीजें चेंज की, और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह अगर देखा जाए तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये दौर धीरे धीरे फेड आउट हो जाए और खत्म हो जाए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमारा ये जो नया एक आयाम खुला है ये ऑनलाइन चीजें करने का, ये प्लेटफॉर्म खत्म ना हो, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखे गए हैं। जो पहले लोग एक चीज के लिए सब एक जगह इकट्ठा होने के लिए, मीटिंग करने के लिए इतना टाइम देते थे, इतना खर्चा करते थे और ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन चलता था, वो सब की जरूरत नहीं है। सब घर बैठ के बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो कई दिशाओं में इस चीज से मदद मिल रही है। तो ये प्लेटफॉर्म बना रहे, लेकिन किस तरह से हम इसको और चेंज कर सकते हैं, कंड्यूसिव बना सकते हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। राशि जी, आपने अभी भी बताया कि कोविड जब से शुरू हुआ, कोविड के सिचुएशन में ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन मीडिया है, उन्होंने आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए कितनी मददगार साबित हुए वो, क्योंकि ऑफलाइन तो बिल्कुल बंद हो गया था और आपने टोटली, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कई सारे प्रोफेशनल्स ने अपने सर्विसेज को देने के लिए ऑनलाइन मोड पे पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर हमें ये भी बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बेहतर करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये बिल्कुल एक टाइम बाउंड तरीके से काम ना करे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड हुआ था तो इसीलिए हम कुछ समय के लिए ऑनलाइन मोड यूज़ कर रहे हैं और कोविड जब ठीक हो जाएगा सब कुछ, जब वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा इस समाज से, तो हम वापस से इस ऑनलाइन मोड को भूल जाएंगे और ऑफलाइन मोड पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ताकि इसको बेहतर किया जाए। पर यहाँ पर एक मतलब हमारे रीजन से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। उत्तराखंड प्राइमरीली एक हिली एरिया है, एक हिल स्टेशन है, बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं यहाँ पर, रिमोट एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। सिटी में जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह से प्रोफेशनल्स को रीच आउट कर सकते हैं, उनसे सर्विसेज ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लेकिन जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, गाँव में जो इंटीरियर्स में लोग रहते हैं, कोविड पैंडेमिक के दौरान क्या आपकी कोई इंटरेक्शन हुई है उनसे? उन लोगों ने किस तरह के चैलेंजेस का सामना किया, थोड़ा हमें बताइए। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा कि जो हिली एरियाज़ हैं, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ ज्योग्राफिकल कंडीशंस नहीं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनकी अवेयरनेस, ये सभी चीज़ें काफ़ी बार आड़े आती हैं। इन सब के रास्ते भी निकाले गए हैं। देखिए, सबसे सिंपल तो होता है फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल आजकल हर कोई कर सकता है। जिनके घर में किसी को, अगर वैसे तो पैसा पॉसिबल अब नहीं है, लेकिन अगर किसी को फ़ोन लगाना ना आता हो, मिलाना ना आता हो, तो परिवार में कोई ना कोई होते हैं जो फ़ोन कॉल करवा के और बात करवा सकते। एक तो सबसे सिंपल ये तरीका। दूसरा, जो सोशल मीडिया है, सोशल साइट्स हैं जहाँ पर चैटिंग होती है, वॉइस कॉल्स होते हैं, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो लोग चैट कर सकते हैं वो चैट के थ्रू करते हैं। हमें अगर कुछ गाइडलाइंस देनी है तो हम उस पर अपलोड कर देते हैं। इस तरह से भी हम रीच आउट कर पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है जो काफी हद तक अभी पॉपुलर है।
कुछ इनके अलावा और हैं प्लेटफॉर्म्स जो नए आए हैं, काफी मैंने देखा है अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिन्हें बोलते हैं टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स। इसमें अपॉइंटमेंट्स भी बुक होते हैं, कौन से तरह के एक्सपर्ट से बात करनी है उस तरीके के स्लॉट्स बुक हो जाते हैं और उस टाइम पर उनको वो टाइम दे दिया जाता है और वो कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो मेडिकल रिलेटेड या साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उसके थ्रू भी एड्रेस हो रही हैं। को एक तरह से वर्चुअल हॉस्पिटल भी कहा जा रहा है। और अब बात आती है कि इसको यूज कितने लोग कर पाएंगे। तो अगर थोड़ा सा वो समझे इस चीज को तो आसान है, लेकिन फिर भी काफी लोग को एक फियर होता है इन चीजों को इस्तेमाल करने का। तो जो दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी मदद कर रहे हैं इनमें टेलीमेडिसिन की कंसल्टेशन लेने के लिए वहां के लोगों को जो लोकलाइट्स हैं। और साथ में जैसे कुछ एनजीओज हैं, वहां पर जो वॉलंटियर्स हैं या जो वर्कर्स हैं एनजीओज के, सोशल वर्कर्स हैं, ये लोग भी घर घर जाकर रीच आउट करके उनको मदद कर पा रहे हैं। तो हम अगर सोचें कि वो बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। रास्ते ढूंढे जाएं तो बहुत कुछ अवेलेबल है, बस वो सही समय पर वो गाइडलाइंस मिल जाएं उन्हें, ये ध्यान रखने वाली बात है जी। तो मतलब रिमोट एरियाज में भी, गांव या दूर दराज इलाकों में भी, हमारे उत्तराखंड में भी अगर किसी को आपके जैसे प्रोफेशनल्स की सर्विस की जरूरत है तो अपने जो पास सरकारी अस्पताल है वहां पर जा सकते हैं। हाँ, वहाँ उनको वहां पर एटलीस्ट ये बता दिया जाएगा कि ये सुविधा अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या उनके लेवल पे वो क्या कर सकते हैं। अच्छा। तो एटलीस्ट उनके पास अगर कुछ नहीं है तो वो नजदीक के अस्पताल में जाकर इस बारे में बात जरूर कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन एक नया तरीका है जिसके जरिए हमें फिजिकली या शारीरिक रूप से एक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कई बार नहीं होती है, बल्कि हम घर से ही इंटरनेट के माध्यम से, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से हम स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं और डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। जी 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 जी। ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले समय में जो कनेक्टिविटी है, चाहे शहरों में हो, चाहे दूर दराज इलाकों में हो, गाँव में हो, बहुत अच्छी हो जाए। इतनी अच्छी हो जाए कि गांव में बैठकर भी जिनको भी दिक्कत है या जिनको भी डॉक्टर से बात करने की जरूरत हो, वो बिल्कुल बिना किसी समस्या के रीच आउट कर पाए प्रोफेशनल्स को। जी। और ये एक भय भी हटेगा मन से कि ये टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी चीज है। ये जो आजकल काफी लोगों के मन में ये चीज रहती है, कुछ लोग इस पे बिल्कुल नहीं जा पाते हैं, वो बल्कि सोशल साइट्स भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे कुछ लिंक्स फोन के थ्रू चले जाएंगे या कुछ इस तरह की समस्या है। तो वो जो एक वो कहते हैं ना मिथ्स भी हैं इस तरफ, वो भी थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाएंगे। और आगे भी अगर ये प्लेटफॉर्म बना रहता है तो बहुत लोगों का समय और पैसा भी बचेगा जो वो इतनी दूर दूर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आने के लिए लगाते हैं। फिर एक व्यक्ति जो मरीज आता है, साथ में उसके एक और 1 2 3 लोग आते हैं, तो वो एक अलग समस्या होती है। अपना काम छोड़ के जो डेली अर्नर्स हैं वो अपना काम छोड़कर पहुंचते हैं, तो ये सारी समस्याओं से भी हम दूर रहेंगे। बहुत कम केसेस में जरूरत होगी जहां फिजिकली जाने की जरूरत है, शारीरिक रूप से डॉक्टर के पास चल के जाने की जरूरत होगी। डॉक्टर भटनागर, कुछ जेन्युइन पॉइंट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से कोविड ने समाज के हर सेक्टर को प्रभावित किया है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी जहाँ पर शुरू में तो कुछ भी नहीं समझ आया। एक बचाव का तरीका जो बताया गया हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से, सरकार की तरफ से भी, कि आप जितना हो सके मिलना जुलना बंद कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, घर पर बैठे, क्योंकि तब तक ना वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बात थी, पता नहीं चल रहा था कि कितना लंबा समय तक चलेगा और किस तरह से इससे बचाव करना है। धीरे धीरे इसी साल के शुरू से ही सरकार ने वैक्सीनेशन को अवेलेबल कराया सबके लिए, और ये एक बहुत ही ठोस कदम माना जा रहा है कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए समाज में। पर जिस तरह से मैंने पहले बात की कि किसी भी डिजीज या किसी बीमारी के इर्द गिर्द कुछ भ्रांतियां घूमती रहती हैं, वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तब भी ये चीज सुनाई दिया कई लोगों में, कई सेक्टर्स में, कि भय है वैक्सीनेशन को लेकर। कुछ लोग डर रहे हैं कि इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, कुछ लोग डर रहे थे कि कुछ और बीमारियां हो सकती हैं इससे, और इस भय के कारण कई जगहों पे सुना गया कि लोग वैक्सीन्स नहीं लगाना चाह रहे थे। क्या इस डर ने हमारी युवा को प्रभावित किया है, अफेक्टेड किया है? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये बहुत बार इस पर भी निर्भर किया है कि वो किस बैकग्राउंड से हैं। समाज के कुछ हिस्सों में ये चीज ज्यादा रही, एक पर्टिकुलर तरह की कम्युनिटी में इसी तरह की भ्रांति फैल गई है कि वैक्सीनेशन लगाने से कुछ पर्टिकुलर तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वही चीज जो उस समाज के और लोगों ने सुनी, उसको सच माना। तो यहाँ जो समस्या थी वो अवेयरनेस की समस्या है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया ही रहा होगा शुरू से, लेकिन जो एक एविडेंस बेस्ड चाहिए होता है, जो रिसर्चेस चाहिए होती है, वो भी धीरे धीरे आई हैं।
लेकिन जो भी चीज आती गई फिर वो पुख्ता थी, वो एविडेंस बेस्ड थी, तो उनको मान के चलना कहीं ना कहीं हम सबके बचाव के लिए बहुत जरूरी था। तो अगर बैकग्राउंड में वो चीज थोड़ी ज्यादा भी थी और अगर उसी कम्युनिटी का व्यक्ति एविडेंस पर विश्वास करे, लॉजिक पर विश्वास करे, रिसर्चर्स पे विश्वास करे तो ये चीज कम होती है। तो जो युवा वर्ग है उसमें मैंने देखा है क्योंकि वो काफी लॉजिकल रहे हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, उनका रीच आउट करने का दायरा बड़ा है, अवेयरनेस वो आसानी से ले सकते हैं, अपने लिए जागरूक हो सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए मैंने देखा है कि इस पीढ़ी में थोड़ा सा चेंज नजर आया है। उन्होंने अपोज भी किया है भ्रांतियों को अपनी ही कम्युनिटी में, कुछ हद तक ऐसा देखा गया है, लेकिन मोर और लेस अभी बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है इन चीजों की। पर जहां तक युवा की बात है, उनका जो एक इंक्लिनेशन होता है हमें लॉजिक की तरफ जाना है और वैक्सीनेशन के बारे में खास करके उन्होंने उसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश की है। तो ये एक पॉजिटिव चीज थी, जैसे लॉजिक क्या है वैक्सीनेशन का, हाउ इट वर्क्स, 2 शॉट्स ही लेने क्यों जरूरी हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजों के लिए उन्होंने जब प्रश्न सही प्लेटफॉर्म पे पूछे हैं, वहां से जानकारी हासिल करी। साथ ही कुछ एजेंसीज ने शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए हैं इनमें, कोविड-19 के अवेयरनेस को लेके या प्रिकॉशंस को लेके, तो हाइजीन को लेके, तो ये सारे कोर्सेज ने भी अपना इम्पैक्ट किया है। तो ये कोर्सेज ज्यादातर युवा वर्ग के लोगों ने किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका अवेयरनेस लेवल था वो दूसरों से काफी ऊपर हुआ और एक लार्ज पॉपुलेशन उसमें जा रही थी और ये देश विदेश से जुड़ाव वाले कोर्सेज थे। तो इसलिए भी हमारे जो विचार हैं युवा वर्ग के, वो मैंने देखा है कि इससे काफी प्रभावित हुए और चीजें पॉजिटिव दिशा में बढ़ी हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोविड के चैलेंजेस को हमारे युवा वर्ग ने बहुत पॉजिटिवली लिया है इस चीज को। हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके तहत हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड के संक्रमण के बारे में हमारी युवा आज क्या सोचती है। और जैसे कि मैंने कहा कि कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन एक ठोस तरीके के रूप में समाज को दिया गया है ताकि आप वैक्सीन लगाइए और आप सुरक्षित रह सकते हैं इस वायरस से। तो चाहे वैक्सीनेशन हो या चाहे कोविड के रोकथाम को लेकर हो, जैसे आपने कहा कि कोविड यूथ जो हमारी है बहुत पॉजिटिवली आगे आकर एक सकारात्मक भूमिका निभा रही है। लेकिन आपने पहले यहाँ पर मेंशन भी किया है कि सोशल मीडिया हो या इंटरनेट का जो माध्यम है, कोविड जब से हुआ है तब से उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा ज़रूर समझी जा रही है समाज में। चाहे आप सर्विसेज देने की बात कहें या जागरूकता फैलाने की बात कहें, तो आप क्या कहना चाहेंगे एज ए रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल कि युवा को आज के दौर में कोविड होने के बाद 1.5 साल से इस पैंडेमिक को देखने के बाद किन चैनल्स का सहारा लेना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ताकि एक समाज में कोविड को लेकर जो समाज में अभी भी कहीं ना कहीं डर है, वैक्सीनेशन को डर है लेकर डर है, हेजिटेंसी है, उसको दूर कर सके और एक मदद कर सके समाज में ओवरऑल, ताकि इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पाया जा सके। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही फिर से मैं कहूंगी कि इम्पोर्टेंट हैं। ऑफलाइन अगर हम प्रिकॉशंस के साथ लेते हुए चलते हैं, छोटे समूह में हम कुछ इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं, वो चीज अगर युवा टेकअप करता है आगे के लिए तो वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सोशल साइट्स तो हैं ही, साथ साथ में ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना, रिसर्च करना, छोटे छोटे सर्वे करना। मैंने ये भी देखा है, जैसे मेरे थ्रू भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आगे इस पे रिसर्च करी, तो उन्होंने जो फॉर्म्स बनाए हैं उसमें कुछ प्रश्न दिए हैं। वो प्रश्न जब वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को भेजते हैं कि आप इनका उत्तर दीजिए, वो प्रश्न अपने आप में अवेयरनेस का काम कर जाते हैं। जैसे अगर कोविड के लिए उन्होंने कुछ एक चेकलिस्ट बनाई है, उस चेकलिस्ट में उनका हाँ ना पूछा है, तो वो प्रश्न अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस व्यक्ति के लिए और वो सोचने पे मजबूर होता है कि हाँ ये विचार करने लायक चीज है। तो ये भी एक तरीका था कि वो अपनी जो रिसर्चेस कर रहे हैं उसमें भी अवेयरनेस आगे दे पा रहे हैं। फिर अपना जो पीयर ग्रुप है या अपना जो भी दायरा है, चाहे वो फैमिली है, समाज है, वर्क प्लेस है, इन सब जगहों पर भी वो अपने तरीके से चीजों को डील कर सकते हैं। अगर उन्हें पता है कि कहीं पर भ्रांति है और दिख रहा है कि वो सच नहीं है जिस चीज को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कदम जरूर उठाएं। एटलीस्ट वो मैसेज उस पॉपुलेशन तक पहुंचाएं कि ये जो आप सोच रहे हैं ये सही नहीं है, ये एक भ्रांति है। तो इस तरह से जो युवा वर्ग है उसके पास दायरा काफी बड़ा है। एक तो वो चाहे तो वो ट्रैवल करके जा सकता है, चाहे तो टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आज बहुत यंग जो पॉपुलेशन है हमारी वो बहुत एक्सपर्ट है। जरूरी नहीं इसके लिए उन्होंने कोर्सेज ही किए हों, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को जिस तरह से हैंडल करते हैं उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, पेटिशंस चलाते हैं, वो सब करते हैं। तो ये बहुत सारे माध्यम हैं जिनका वो पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। जी,
और इसके साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी युवा तो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेने की कोशिश ही कर रही है, और अपने अपने दायरों में रहने के बावजूद भी अवेयरनेस या जागरूकता, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो या कोविड के रोकथाम को लेकर हो, अपने अपने लेवल पे वो इस चीज़ को, अवेयरनेस को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारी जो वयस्क पॉपुलेशन है, जिनके बारे में आपने कहा कि एक डर है, कई बार डर जाते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई भी ऑनलाइन सर्विस हो उसको यूज़ करने के लिए डरते हैं कि कोई लिंक चला जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समय बहुत राइट मोमेंट है जब हमें हमारी युवा को विश्वास भी करना चाहिए, ट्रस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा समाज में आता है कि जब समाज का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी जो ड्यूटीज़ हैं वो यूथ के ऊपर ही चला जाता है और वही समाज को आगे लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी बहुत उचित समय है जब जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं हमारी यूथ को ट्रस्ट भी करे, विश्वास करे कि जो वो कह रहे हैं शायद वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। डॉक्टर भटनागर, हमने देखा जब पिछले साल कोविड का पैंडेमिक पहली बार शुरू हुआ था तब लॉकडाउन दिया गया, और एक बार नहीं बल्कि कई बार स्टेजेस में दिया गया, क्योंकि यही एक ठोस तरीका उस समय लग रहा था कि इसी तरीके से लोग वायरस से बच पाएंगे, इन्फेक्टेड होने से बच पाएंगे। लेकिन वो ऐसा भी एक समय था जब काफ़ी सारे ऑल्टरनेट प्रॉब्लम्स के बारे में भी सुनाई देने लगा, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स, मानसिक प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी तब, क्योंकि पूरा जो परिवार है एक साथ एक ही घर के अंदर महीनों हफ्तों बंद रहे, एक ही साथ रहे, जिससे मेंटल प्रॉब्लम्स हुई, मतभेद में भी इश्यूज होने लगे। तो एज ए प्रोफेशनल, एज ए रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल जब आप सर्विसेज देती थी या अब भी जब आप देते हो, आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स केयर गिवर्स हो या फैमिलीज के अंदर हो लॉकडाउन की वजह से दिखा? क्या कोई चेंजेस आपको दिखे? हाँ, जैसे हम सब जानते भी हैं, हम सब अनुभव भी करते हैं कि परिवार में सबको या समाज में इनफैक्ट सबको अपना एक स्पेस चाहिए होता है। वी ऑल नीड टाइम टू ब्रीथ। तो ये चीज जो पिछला ये दौर गया है उसमें बहुत हद तक रुक गई थी। तो एक ही परिवार का एक जगह रहना और काफी समय तक रहना वो स्पेस नहीं दे पा रहा था। तो इसमें हर तरह के रिश्तों में प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, दो जनरेशंस हो, भाई बहन हो, वो एक साथ रहने की वजह से भी कुछ समस्याएं जनरेट हुई। किसी को किसी का काम पसंद नहीं आ रहा है या इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा है इस बीच, ये सब तो हमने देखा ही। अगर मैं दिव्यांगजनों की बात करूं तो उन परिवार में भी मैंने ये इम्पैक्ट देखा है कि जैसे पहले जो इतने फॉर्चुनेट थे जो बाहर जॉब्स के लिए चले जाते थे या कोई स्पेशल स्कूल अटेंड कर रहे थे या इंटरवेंशन सेंटर्स में जा रहे थे, उसमें बहुत हद तक एक प्रोफेशनल हेल्प उन्हें मिल जा रही थी। तो यहाँ पर परिवार को भी थोड़े वक्त के लिए एक ब्रेक मिलता था और एक ये एहसास था कि हम अपने बच्चे के लिए जो स्पेशल नीड वाला है उसको कुछ प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो ये तसल्ली, तो इससे उनकी मेंटल हेल्थ बैलेंस्ड थी काफी हद तक। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से, क्योंकि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ केयर गिवर्स की मेंटल हेल्थ थोड़ी अफेक्टेड हमेशा ही रही है और रहती है। उसके काफी कारण है। जब ये प्रोफेशनल हेल्प अचानक रुक गई, क्योंकि ऑनलाइन मोड भी बाद में आया, लेकिन जैसे ही ये रुकी, बच्चे घर में रहने लगे, उनके बिहेवियर इश्यूज थे, उनकी डे टू डे केयर थी और बहुत सारी चीजें, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ा, व्यवहार में समस्याएं आई। इसका इम्पैक्ट उनके माता पिता पर, केयर गिवर्स पर पड़ा, क्योंकि वो फुल टाइम अब देखभाल करने वाले हो गए थे। तो ये चीज का फिर इन रिटर्न बच्चों पर असर, इस तरह से हमने देखा है एक्शन रिएक्शंस काफी रहे और मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो जो ऑनलाइन जिनको मैं डील करती थी, जिनके बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, वो स्पेशली मदर्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड रही इस चीज से। वो बहुत ज्यादा परेशान होती थी और बहुत नेगेटिव थॉट्स से भी गुजरी हैं, जैसे जीवन का अंत कर लेना या कहीं छोड़कर चले जाना, इस तरह की समस्याएं। तो मुझे लगता है जो लॉकडाउन था इसने एक इम्पैक्ट इसमें ऐड ऑन किया है, जो कि वो एक स्वतंत्रता जो कुछ पल के लिए मिलती थी परिवारों को, वो नहीं मिल पा रही थी। जी जी। तो ताकि आगे ऐसा ना हो, परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल पे हमें क्या कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसा अगर कभी दोबारा हो इन एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे एक साथ लंबे समय तक रहना पड़े और हेल्थ इश्यूज हों, मेंटल हेल्थ इश्यूज हों, तो खासकर मेंटल हेल्थ इश्यूज की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, पॉजिटिवली किन तरीकों का या किन स्टेप्स को लेना चाहिए? कुछ तो हम साइको एजुकेट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को जो उस स्तर पे हैं, जो समझ पाएंगे उन चीजों को, जैसे अपनी एंजाइटी से डील कैसे किया जाता है, डिप्रेशन क्या है, उसकी अवेयरनेस होना और उसको डील कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम व्यर्थ ही विचार कर रहे हैं जो कि जरूरत नहीं है, इस तरह की थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। और वन ऑन वन उन्हें मदद मिलती रहे,
जैसे ऑनलाइन मोड से ही उनको अपना एक वक्त मिले जब वो काउंसलिंग सेशंस ले पाए, या एक जो पीयर ग्रुप सपोर्ट होता है, जैसे कि कुछ पेरेंट्स के ग्रुप्स होते हैं या मदर्स के ग्रुप होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड रहें और अपनी समस्याओं को शेयर करें, अपनी अच्छी चीजों अच्छी बातों को, अपने अचीवमेंट्स को शेयर करें, और इससे उनको ये भी देखने को मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट्स रहेंगे। इसके अलावा कुछ उनको ऐसे मटेरियल प्रोवाइड किए जा सकते हैं पढ़ने के लिए जो उनके अवेयरनेस को बढ़ाएं और उनको सपोर्ट करें कि एंजाइटी या डिप्रेशन या इस तरीके मेंटल हेल्थ इश्यूज कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे हम पार नहीं पा सकते, कि दुनिया का अंत यहाँ नहीं होता, होप्स अभी भी बहुत हैं। और इसका जो पॉजिटिव साइड है कि एटलीस्ट आपको कोई मिल रहा है जो आप तक अप्रोच कर रहा है, चाहे हम वो टेलीमेडिसिन की बात करते हैं, चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग की बात करते हैं, चाहे फोन कॉल पे काउंसलिंग की बात करते हैं, या सिर्फ शेयरिंग। तो मैं एक चीज यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली कहना चाहूंगी कि जब हम सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं ना, मैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग बोलने की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि सोशली हमें डिस्कनेक्ट नहीं होना है, हमें फिजिकली दूर रहना है, शारीरिक तौर पे दूर रहना है। बिल्कुल। तो ऑनलाइन में हम सोशली कनेक्टेड रहें, हम शेयरिंग करें, हम और सबको अपने दोस्तों से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें शेयरिंग जो है वो परिवार से नहीं हो पाती हैं। तो दोस्त होना हर किसी का जरूरी है। जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके साथ ये समस्या होती है कि उनके कई बार दोस्त नहीं होते, तो उस तरफ थोड़ा काम किया जाए तो मुझे लगता है कि हम आज की स्थिति से थोड़ा और बेहतर जा सकते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। जी डॉक्टर भटनागर, आपने बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं हमें ये तो सिखा दिया है कि शायद कोई भी मेंटल चैलेंज हो, कोई भी फिजिकल चैलेंज हो, एक ट्रीटमेंट एक तरफ चलती है और एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कम्युनिकेशन, शेयर करना, है ना, चाहे फैमिली के लोगों के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो। जैसे आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया, एक तरीका, बहुत ठोस तरीका है कि ये संक्रमण के चेन को तोड़ा जाए, इसीलिए कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग। पर असल में ये शारीरिक दूरी बनाने की बात की जा रही है, ना कि आपकी जो शेयर करने की, साझा करने की जो स्किल्स हैं, चाहे आप पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने कजिन से बात करें, चाहे दोस्तों से बात करें, उस चीज को हमेशा बनाए रखें, कम्युनिकेशन रखें लोगों से, लेकिन हाँ, शारीरिक दूरी बनाकर रखें। सामाजिक तौर पर फिजिकल डिस्टेंसिंग, सामाजिक तौर पर फिजिकल डिस्टेंसिंग, बहुत ही अप्रोप्रिएट शब्द आपने दिया है इस चीज को। वक्त हो चुका है लगभग आज की इस मुलाकात को रैप करने का, लेकिन जाने से पहले एज ए रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल आपने इतना कुछ देखा है, यूथ के साथ काफी सालों से काम कर रही हैं और पैंडेमिक को बहुत अपने क्लोजली देखा है। तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में आगे की ऐसी समस्याओं से डील करने के लिए हमारे समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप सब जो युवा वर्ग हैं, आप सब में जोश की कमी नहीं है, समझ की कमी नहीं है, आपको जानकारी की भी कमी नहीं है। आपको मालूम है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फर्क थोड़ा सा आ जाता है, जो कम एजुकेटेड हैं वो ये कैसे करें, तो उनको आप अपने समाज का हिस्सा मानते हुए साथ में लेके चल सकते हैं। और इसमें शामिल हैं जो व्यक्ति दिव्यांगता के साथ जी रहे हैं, वो भी हमारे साथ, हमारे दूसरे वर्ग में शामिल हैं, जिनको हम साथ लेकर इन चीजों में आगे चल सकते हैं। तो इतना सब जब आपके पास है तो एहतियात के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के लिए, जिसमें दिव्यांग जो आपके साथी हैं वो शामिल हैं, उचित मार्गदर्शन के द्वारा कोविड के इस कठिन समय में जागरूकता फैलाएं, शोध करें, व्यक्तिगत तथा सामूहिक तौर पर जो संभव हो सके उस तरह का सहयोग करें। टेक्नोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ है, इसका पॉजिटिव वे में जितना मैक्सिमम आप उपयोग कर सकें वो आप जरूर करें। और मैं दो बहुत प्रोमिनेंट चीजें आपको बताना चाहूंगी और आपसे आग्रह करूंगी कि जो कठिनाइयां हैं उनमें अवसर तलाशें, जो मुश्किलें हैं उसमें अवसर तलाशें। मतलब कठिन वक्त को समस्या की तरह नहीं बल्कि मौके की तरह देखें। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की, क्राइसिस के समय में भी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करें, ताकि वो एक हमारे लिए एक लेसन बने, एक पॉजिटिव लेसन बने समाज में आगे चलकर। आपने बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर भटनागर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून दीपांकर के साथ, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर डॉक्टर राशि भटनागर। और आज हम उनके साथ बात कर रहे थे कोविड-19 के रोकथाम के लिए, या कोविड वैक्सीनेशन के जागरूकता के लिए, या उसके लिए जो समाज में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, उसमें युवा की भूमिका के बारे में। मुझे उम्मीद है आज के डिस्कशन से और डॉक्टर भटनागर ने जितनी जरूरी बातें कही उससे आपको काफी फायदा पहुंचेगा और जरूरत पड़ने पर आप इस इंफॉर्मेशन का सटीक इस्तेमाल कर पाएंगे। डॉक्टर भटनागर, इंटरव्यू खत्म करने से पहले तहे दिल से आपका एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने
अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आई हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपांकर, आपका और सभी श्रोताओं का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो श्रोताओं, ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर राशि भटनागर के साथ। मुझे उम्मीद है आपको इस इन्फॉर्मेशन से काफी फायदा पहुंचेगा। तो जाते जाते आपसे दोबारा कहना चाहूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखिए, भीड़ भाड़ या क्राउडेड एरियाज में जाने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानकर चलिए और हाँ, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। अपने हाथों को जब भी मौका मिले साबुन पानी से साफ करें, साफ रखें और वैक्सीनेशन का टर्न आने पर जरूर खुद को वैक्सीनेट करें। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे यूनिसेफ और CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से बना यंग वॉरियर्स मुहिम पर एक विशेष कार्यक्रम। अगर आप भी यंग वॉरियर बनना चाहते हैं तो आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। इस अभियान से जुड़ने के लिए आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो श्रोताओं, यंग वॉरियर्स बनने के लिए आप व्हाट्सएप पर जाएं और YWA टाइप करें और इसे 9650414141 पर भेज दें और आपको रजिस्टर करने और कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी तरह आप टेलीग्राम एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं और यू रिपोर्ट इंडिया टाइप करें, अंग्रेजी अक्षर यू रिपोर्ट इंडिया एक साथ टाइप करें, सर्च करें, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं और यू रिपोर्ट इंडिया के लिए खोजें, सेंड मैसेज पर क्लिक करें, YWA टाइप करें और सेंड कर दें। जिन लोगों के फोन्स पर व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप 080660192225 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। श्रोताओं, इसके साथ साथ आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मैं एक #YoungWarrior हूँ पोस्ट कर सकते हैं और अपने 5 दोस्तों को टैग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने होस्ट और रेडियो दोस्त दीपांकर को इजाजत। तो हमारी अगली मुलाकात तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।